नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो है जिसमें हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेने के साथ साथ आपकी मदद करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में। लंबी अवधि के लिए कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिनसे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए, इस पे चर्चा करते हैं और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका पहले आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़े सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है। मोबाइल के यहाँ पर आप ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। fund@zeenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं और साथ ही मोबाइल के जरिए अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो पहले मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। आज के खास मेहमान जो आपकी मदद करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में और आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एनालाइज करने में, वो हैं शैलेश मुल्तानी जी, एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग से। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू ही करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश जी, हमारे साथ अनिल जी इस समय बेंगलुरु से लाइन पे हैं। अनिल जी नमस्कार, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं बेंगलुरु से अनिल कुमार बोल रहा हूँ जी। मेरा एज 33 है जी। I've been investing in mutual fund for past 5 years. अच्छा, पर जब आपने हमको भेजा एक फंड, वो है बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस। हाँ सर, मैं 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, 3 साल हो गए उसके। तो जस्ट वांट टू नो हाउ इज फंड डूइंग सर। क्या मैं कंटिन्यू करूँ या उसको रोक लूँ? नहीं, अनिल जी आपकी सैलरी कितनी है? आप मात्र 2000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं सर, ये दिस इज वन ऑफ द फंड। मेरे पास 4 फंड्स हैं। अच्छा। एक IDFC प्रीमियर इक्विटी है जी, HDFC इक्विटी है, HDFC टॉप 200 है और बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड है। अच्छा, तो ये बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड पे ही सवाल क्यों है आपका? क्योंकि सर बाकी जो 3 फंड्स है उसके मैंने आपके प्रोग्राम में रिव्यू देखे हैं, विच आर ओके, ठीक है, एज पर योर रिव्यू, बट डिविडेंड यील्ड का रिव्यू अभी तक मुझे नहीं मिला है। चलिए बिल्कुल ठीक है। लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये भी काफी पॉजिटिव बात है और नियमित रूप से निवेश करते हैं तो वैसे ही अच्छा है ही। बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड प्लस, शैलेश जी कैसा फंड है? क्या इनके पोर्टफोलियो में जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करते रहना चाहिए या फिर आपने इनको जो पोर्टफोलियो सुना उसके ऊपर भी राय लेना चाहेंगे? ओवरऑल अगर ये फंड ठीक नहीं है तो कौन सा बेहतर फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं इनके पोर्टफोलियो के लिए? नमस्ते अनिल जी, आपका जो पोर्टफोलियो है मैंने सुने अभी जो नाम, वो काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। अगर बिरला डिविडेंड यील्ड प्लस की भी चर्चा की जाए तो ये फंड भी काफ़ी इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड में बने रहना चाहिए, लेकिन इससे भी अच्छे बेहतर फंड्स हैं। अगर चाहें तो इसमें SIP डिसकंटिन्यू करके आप किसी नए फंड में भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है या HDFC इक्विटी फंड है, तो इसमें भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिरला डिविडेंड यील्ड की और चर्चा की जाए तो ये जो फंड है वो थोड़ा इसको एक थीमेटिक फंड भी कह सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि इस फंड में जो फंड मैनेजर है वो उसी कंपनियों में निवेश करता है जिसमें डिविडेंड यील्ड जो है ज़्यादा आता है। तो ऐसे फंड्स में होता है ये कि फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए हमारी निवेशकों से यही सुझाव रहता है कि वो उन फंड्स में निवेश करें जिसमें फंड मैनेजर को बिल्कुल छूट है। जिस फंड में वो निवेश करना, जिस कंपनी में वो निवेश करना चाहें उस कंपनी में वो निवेश कर सकें। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप भले जो आपने निवेश किया है उसमें आप बने रहिए, लेकिन आप SIP चाहे तो डिसकंटिन्यू करके फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड या HDFC इक्विटी फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बेहतर फंड्स भी आपको बता दिए गए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बेहतर, 22.5% का रिटर्न लॉन्च से अब तक हर साल फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में मिलता हुआ नजर आया, आप नजर रख के चल सकते हैं। साथ ही HDFC इक्विटी भी काफ़ी अच्छा फंड है, आप इस पर भी नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, इसी बीच संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से प्रश्न पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं संदीप नागपाल बोल रहा हूँ बठिंडा से जी। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है म्यूचुअल फंड्स में। हाँ जी, मैंने आपको मेल के थ्रू भी भेजा था। बिल्कुल, वो पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कर दिया गया है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? तो सर मैं जानना चाहता कि मेरी इन्वेस्टमेंट ठीक है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए या इसमें कुछ चेंज की जरूरत है? चलिए ठीक है। और आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बताए, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो आप इन्वेस्टमेंट आपने जो और भी करी हैं जी, मैंने पूरा पोर्टफोलियो भेजा है। 2000 पर मंथ मेरा PF कट रहा है। आई मीन गवर्नमेंट जॉब, पेंशनेबल जॉब है जो, और साथ ही बाद मैंने मेरे पास एक अकाउंट है LIC की। बिल्कुल ठीक, काफी बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की आपने कोशिश की है। और आप जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसमें बच्चे की एजुकेशन के लिए और साथ ही
भविष्य के लिए शादी तक का खर्चे के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी अच्छी राशि जुटाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल ठीक हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो को एनालाइज कर देते हैं। शैलेश जी, जो आपके पास पोर्टफोलियो भेजा गया था वो कैसा लगा आपको? क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? क्या ये बैलेंस पोर्टफोलियो है जिस हिसाब से टर्म इंश्योरेंस में और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो क्या इनको लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करना चाहिए? क्या एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहा जा सकता है या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए जी, इनका जो पोर्टफोलियो है, अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अच्छा क्वालिटी का पोर्टफोलियो है। हालांकि इसमें जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। अगर मैंने गिनती की है 7 से 8 स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से इनको 1-2 फंड्स में अभी SIP डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और तो पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो इनको चाहिए कि रिलायंस इक्विटी सेविंग्स फंड्स है या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें SIP को डिसकंटिन्यू कर दें। इसके साथ साथ इनके जो दूसरे फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो निवेश है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने ये भी लिखा है कि ये 2,000 रुपये प्रति महीने प्रोविडेंट फंड में भी इनका डिडक्शन होता है, तो अगर ये चाहें तो थोड़ा डिडक्शन और बढ़ा सकते हैं। वैसे इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो भी देखा जाए तो लगभग 40% है इनकी जो टोटल इनकम है उसको कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इनकी सेविंग हो रही है। और उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने अपने निवेश को जो है वो गोल बेस्ड रखा है। यही एक सही तरीका रहता है निवेश करने का। जी बिल्कुल शैलेश जी, पर क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता हुआ नजर आएगा? जो उन्होंने बोला है कि 50 लाख रुपए चाहिए 18 साल बाद, 20 लाख रुपए चाहिए 25 साल बाद और रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जुटाना चाहते हैं, क्या जो आपने पोर्टफोलियो बताया है उससे जुटा सकते हैं? कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? हाँ, अगर गोल्स को देखा जाए तो मैंने इनकी एक कैलकुलेशन की है कि इनको कितना प्रति महीने हर गोल के लिए निवेश करना पड़ेगा। अगर उसके लिए मैंने 9% का एक एवरेज रिटर्न रखा है। उसके चलते इनको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लगभग 9,000-2,050 रुपये प्रति महीने निवेश करना होगा। अपने बच्चे की शादी के लिए 17 या 18,000 रुपये वो निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा और उनको निवेश की जो रकम है वो बढ़ानी होगी। तो मेरे ख्याल से इनके गोल्स काफ़ी अचीवेबल दिख रहे हैं। चलिए इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रसून गोयनका जी का प्रश्न लेते हैं दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि 33 साल इनकी उम्र है और 10 साल के लिए 15,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो इनफैक्ट उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया भी है, उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं और 15 साल का ऑब्जेक्टिव है। जो एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पर नजर डालें तो IDFC प्रीमियर इक्विटी, HDFC टॉप 200, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, इन फंड्स में कुल मिलाकर 7,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एलोकेशन बढ़ाकर 15,000 करना चाहते हैं। शैलेश जी, आपकी राय एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे और नया पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं? ये जो निवेश है, इन्होंने 2 मिड कैप फंड में निवेश किया है। इन्होंने 2 मिड कैप फंड में निवेश किया है, तो मेरे हिसाब से मिड कैप फंड में इतना निवेश करना ये अच्छा नहीं है। लगभग 70% इनका जो पोर्टफोलियो है वो मिड कैप फंड में जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर कहना बिल्कुल ठीक है कि जो 70% जो एलोकेशन है वो मिड कैप फंड्स में है, यानी IDFC प्रीमियर इक्विटी और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप में जो एलोकेशन जो आप 5,000 रुपये का कर रहे हैं वो 70% हिसाब से बैठता है, वो मिड कैप फंड्स में है। पर अब नया पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, शैलेश जी से पूछ लेते हैं। शैलेश जी, मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में एक्सपोजर ज्यादा है, पर अब नए फंड्स कौन से आप चूज करना चाहते हैं इनके पोर्टफोलियो में? ऐड कर सकते हैं जी शैलेश जी, हम आपको क्लियरली सुन नहीं पाए। अब नए पोर्टफोलियो, अब जो पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें कौन से फंड्स ऐड करें ताकि बेहतर रिटर्न्स और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए? जैसे मैंने बताया कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो अभी इनके 4 फंड ऑलरेडी हैं, लेकिन इनको सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप फंड से निकल जाना चाहिए और इनको चाहिए कि 2 लार्ज कैप फंड जैसे फ्रैंकलिन या ब्लू चिप फंड और क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप से बाहर निकलने की सलाह है और रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी जो फंड है उससे भी बाहर निकल जाए तो बेहतर होगा। पर नया पोर्टफोलियो आपके लिए IDFC प्रीमियर इक्विटी, HDFC टॉप 200 या फिर फ्रैंकलिन ब्लू चिप क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड्स, इन फंड्स पे नजर रख के चल सकते हैं। लॉन्च से अब तक काफी बेहतर रिटर्न्स दिया है, इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, काफी अच्छे रिटर्न्स आपको आते हुए नजर आएंगे लंबी अवधि में। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो।
आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज शैलेश मुल्तानी जुड़े हैं एडलवेस फाइनेंशियल प्लानिंग से आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको एडवाइस देने के लिए और साथ ही आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए। आप भी अपने प्रश्न हमारे शो के जरिए बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है, fund@zeenetwork.com हमारा मेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें। म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर। मोबाइल के जरिए अगर आपको प्रश्न भेजना है तो पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पर। अभिलेख जी नागपुर से हमारे साथ लाइन पे हैं। अभिलेख जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी पूछिए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि मेरा जैसे मैं 30 से 40 हजार रुपए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता था और ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। इससे पहले मैंने कभी कहीं म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मैं 15 इयर्स के स्पैन के साथ 30-40 हजार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो किसमें करूँ? अभिलेख जी आप एक बार 30 से 40 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसको 15 साल तक उसे भूल जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक है। आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की नहीं, पर आप शेयर बाजार के बारे में कितना जानते हैं? आप ट्रैक करते हैं शेयर मार्केट को? नहीं, मैं अभी जस्ट मेरी एजुकेशन खत्म होकर मैं वर्किंग चालू किया हूँ, तो मैं क्यूरियस था कि ये सब चीजें मैं इन्वेस्ट करूँ। चलिए ठीक है। और आपकी सैलरी कितनी आपने बताई हर महीने जो कमाते हैं? 25,000। आपको नजर दिलाते हैं, पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाजार में आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सीधे 30 से 40 हजार रुपये मत लगाइए, क्योंकि बाजार पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर गिरावट आई 10% पे गिरावट आई तो 40 हजार जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से 4 हजार निकल जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी आपको लॉस फेस करने को मिल सकता है। बाजार चलेगा तो पहले उस 10% की रिकवरी होगी, उसके बाद आप प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। तरीका ये होता है कि नियमित इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा, एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। शैलेश जी 30 से 40 हजार की राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ें? क्या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या एडवाइस करेंगे पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अभिलेख जी पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप इतनी कम आयु में आपने निवेश के बारे में सोचा है, तो बिल्कुल सही आपकी सोच है। और आपने बताया कि आप पहली बार निवेश करें, तो इसके लिए मेरा सुझाव यही रहेगा, जैसे रजत ने बताया, कि आप म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए जाइए और आप 3 या 4 फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसको हम SIP कहते हैं, वो रूट आप ले सकते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि आप 3 से 4 फंड्स, जिनके नाम मैं बता देता हूँ आपको, उसमें आपको हर महीने 1,000 या 2,000 रुपये निवेश करना होगा। और जैसे आपने बताया कि आपको 15 साल तक आप इस फंड को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही समय है इक्विटी में निवेश करने के लिए। फंड्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप ले सकते हैं HDFC इक्विटी फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, तीसरा है DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड और चौथा है क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये सारे फंड जो हैं ये लार्ज कैप फंड हैं। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। इससे होता ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो थोड़ा लेस वॉलेटाइल होता है। आमतौर पे जैसे रजत ने बताया कि शेयर बाज़ार काफ़ी में जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी जाती हैं, निवेशक नर्वस भी हो जाते हैं। तो जैसे मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप 3 से 4 फंड जो मैंने आपको बताया उसमें आप SIP स्टार्ट कीजिए। 1,000 हर फंड में आप निवेश कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि आप अपने फ़ंड को, आपका जो पोर्टफोलियो है, हर 6 महीने हर साल उसको एक बार रिव्यू करें, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो फ़ंड है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। चलिए तो ठीक है, राय यही है कि आप नियमित रूप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और उसमें भी कुछ पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। फंड्स आपको बता दिए गए हैं, HDFC इक्विटी, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और साथ ही साथ क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी। इन फंड्स में नजर रख के चल सकते हैं। लंबी अवधि में नियमित निवेश से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव जरूर रखिएगा। चलिए इसी बीच एक मेल के जरिए प्रश्न है, उसमें नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न है नरेश जी का है, सूरत से। और नरेश जी पूछना चाहते हैं कि DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 फंड में 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। अब 1,000 रुपये की SIP कहाँ शुरू करें? सर जी, एक तो DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 जब मैं यहाँ पर नजर डाला था तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फंड की देखने को मिली। इनफैक्ट इक्विटी कैटेगरी में आउट परफॉर्म ही कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे फंड हैं जो एक साल में नेगेटिव रिटर्न शो कर रहे हैं। हालांकि इस फंड ने 5% का तो इस साल रिटर्न दिया ही है और इसके अलावा लॉन्च से अब तक 25% का सालाना रिटर्न दे चुका है। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 पे आप किराए, और साथ ही अब अगर कोई नया फंड पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो कौन सी सलाह देंगे आप?
मेरी सलाह भी यही है कि DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड में इन्हें बने रहना चाहिए। ये एक लगभग वन ऑफ द बेस्ट फंड जैसा आपने बताया ये कैटेगरी में रहा है, और इसका भी जो एवरेज रिटर्न है जब से लॉन्च हुआ है तब से 25% इसका एवरेज रिटर्न रहा है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये लार्ज कैप बायस्ड फंड है, तो इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो कम देखी जाती है, और कोई भी कोर पोर्टफोलियो जो होता है, कोई भी किसी का भी जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है, गोल बेस्ड पोर्टफोलियो होता है, उसके लिए हम DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 इक्विटी फंड निवेशकों को इसकी सुझाव देते हैं। तो इसमें तो इनको SIP कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा अगर इनके पास कुछ सरप्लस फंड्स है, अगर इनको SIP की रकम बढ़ानी है तो ये इनको चाहिए कि ये जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है या HDFC इक्विटी फंड है, इसमें भी ये SIP स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, नए SIP के लिए HDFC इक्विटी, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप या फिर क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी जो शो के दौरान डिस्कस हुआ था, आप इन फंड्स पे नजर रख के चल सकते हैं। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 में SIP जरूर कंटिन्यू कीजिए लंबी अवधि के लिए। इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड शो। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड शो और आज शैलेश मुल्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं एडलवाइज फाइनेंशियल प्लानिंग से। आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको एडवाइस करने के लिए आप भी शो कैसे बन सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं आप। fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं, मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर पहले फंड लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। मनीष जी ने दिल्ली से अपना प्रश्न भेजा है यहाँ पर शैलेश जी, और इनका प्रश्न काफ़ी अलग है। आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, ये इस कैटेगरी के बारे में उन्होंने सुना है और 2 साल तक का निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि छोटी या फिर मध्यम अवधि के लिए ये जो फंड है ये इनकम फंड्स या फिर डेट फंड्स के मुकाबले बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि रिटर्न वाइज अगर बात करें आर्बिट्राज फंड्स के तो 7 से 9% तक के रिटर्न एक साल में, इनफैक्ट अगर लॉन्च से अब तक भी देखें तो जो सालाना रिटर्न होते हैं वो 8-9% के ही होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं आर्बिट्राज फंड और क्या इनमें निवेश की राय रहेगी आपकी, या फिर आप मानते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी अगर ये प्ले करेंगे म्यूचुअल फंड्स तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं लंबी अवधि में? देखिए रजत जी, ये जो फंड्स हैं आर्बिट्राज फंड, ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ पे इनका रिटर्न निर्भर करता है कि फंड मैनेजर को कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कितने अपॉर्चुनिटीज़ का वो फ़ायदा सही मायने में उठा पाते हैं। आर्बिट्राज में होता ये है कि अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस में अगर कोई जो कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट में जो डिफरेंस होता है उसके चलते एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ फंड मैनेजर को मिलती है, और फंड मैनेजर एक बाज़ार में जैसे कि कैश मार्केट में वो एक शेयर खरीदता है और डेरिवेटिव्स मार्केट में उसी शेयर को बेचता है, तो ये एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई किसी कंपनी के शेयर में या किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इसमें निवेश नहीं होता है। प्रेडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक रेंज में आप इसकी रिटर्न देख सकते हैं। अगर जैसे आपने बताया कि औसतन इन फंड्स में अब तक रिटर्न 7 से 8% के बीच में रही है। लोअर रेंज की बात करें तो 5% तक भी रिटर्न मिल सकता है, और हायर रेंज में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो 12 या 13% का भी रिटर्न देखा गया है। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को चाहिए कि ऐसे फंड से दूर रहें। उनको चाहिए कि वो प्लेन वनीला डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या डाइवर्सिफाइड डेट फंड में निवेश करें। एक पोर्टफोलियो बना के चलें जिसमें सारे फंड्स हो, सारे टाइप के फंड्स हों, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी हो, डेट फंड भी हो, थोड़े ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी रख सकते हैं, गोल्ड ETF में भी थोड़ा निवेश करें, तो ये एक सही पोर्टफोलियो होगा। एक आर्बिट्राज फंड से मेरे हिसाब से इनको दूर रहना चाहिए। चलिए, आर्बिट्राज फंड्स के बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे, नियमित निवेश करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। शैलेश जी की राय है। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।